हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कैसी हो आप लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है या टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया है और वो जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं और जो 2029 के चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 6 साल के लिए वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। डिस्कशन करेंगे इस मुद्दे के बारे में। बट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यहाँ पे एग्जाम से जो जुड़ा है कौन सा तथ्य पूछा जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो हम डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, किन किन आप बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकते हो किसी पर्सन को और कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनको राइट है डिस्क्वालीफाई करने का। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखो ये न्यूज आई है इंडियन एक्सप्रेस, मतलब आज का जो हर एक अखबार है वो इस न्यूज से भरा पड़ा है कि जो राहुल गांधी है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। उनको जैसे ही उनको डिफेम के केस में उनको चार्जेस लगाए गए थे, डिफेम के उनके ऊपर मानहानि का जैसे उनके ऊपर केस लगा 2 साल की जैसे उनको सजा हुई, उसके बाद ही ये तुरंत निर्णय आया है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देखो ये जो सदस्यता रद्द कर दी गई है इसके पीछे पहले कुछ और प्रावधान हुआ करते थे, पहले कुछ और लॉ थे। बट ये बोला जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इससे पहले 2013 में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले जो नियम थे ये थोड़े से अलग हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने एक अध्यादेश लागू किया था, एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसको राहुल गांधी ने शरेआम पब्लिक में ही फाड़ दिया था। तो वही आज उनको भुगतना पड़ रहा है उस टाइम पर जो उन्होंने डिसीजन लिया था। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या वो डिसीजन था जो राहुल गांधी ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसको यह माना गया था कि जो पीएम है मनमोहन सिंह उनकी बोझा बेइज्जती करी थी इस मुद्दे में। डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। बट उससे पहले जो भी हमारा एचपी पटवारी, सब इंस्पेक्टर और जेबीटी कमीशन का कोर्स है बाय करना चाहता है, बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। अगर अभी भी आपने अपनी प्रेपरेशन को उस पर्टिकुलर मुद्दे तक, मतलब उस पर्टिकुलर अगर जितने लेवल तक आप करना चाहिए नहीं कर पाए हैं तो हमारे कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो। देखो पटवारी का कोर्स आपको 1200 रुपये मिल रहा है, एचपी जेबीटी का कोर्स आपको 1500 रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है और उसी तरह से सब इंस्पेक्टर का कोर्स आपको 3000 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे कोर्सेज आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। बट अगर आप इनको ले लोगे तो बाकी जो एग्जाम है उनमें भी ये सारे कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे। देखो ये जो 1200 प्राइस है 1 साल के लिए रखा गया है, तो अगर देखा जाए आपका एक दिन का कॉस्ट 10 रुपए से भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर एक बार आप इसको बाय कर लोगे तो आप इसको बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। आप इसको अगर बाय करना तो हमारे ये जो निम्बस करियर ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में जाना, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, उसको देख के आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है। बढ़ते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर कि जो बेसिस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, कौन कौन से बेसिस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है। देखो अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 8 है, ठीक है, सेक्शन 8 का जो पार्ट 3 है जहां पे क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये कब आया था 1951 में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो कब आया था, तो 1951 में या 1951 में यहां पे इसके बारे में बात हुई थी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। तो यहां पे क्या बोला था कि जब कभी भी किसी भी मूवमेंट पे कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर उसको कन्विक्ट माना जाता है कि मतलब उसको अपराधी मान लिया जाता है किसी भी ऑफेंस के रिलेशन में, और फॉर एटलीस्ट 2 और मोर ईयर्स, कि अगर उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है, उसको सजा दे दी जाती है जो कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा होगी, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो आपने ध्यान देना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इसके बारे में बात की गई है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कन्विक्ट कर लिया जाता है 2 साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, तो जो उसको उसके पर्टिकुलर मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले देखो क्या था, इससे पहले 2013 में एक अध्यादेश लाया गया था जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लाए थे। ठीक है, क्योंकि
उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे इस संविधान को अच्छा करने में, ठीक है, हमारे देश की स्थिति को अच्छा करने में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, अगर कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है, तो बोलते वो तभी इफेक्ट में आएगी जब तक 3 मंथ नहीं हो चुके होते उस पर्टिकुलर चीज को हुए हुए। लेकिन इस बात को राहुल गांधी ने उसी टाइम पे खारिज कर दिया था। तो वही अब उनके ऊपर फिर से बात पलट के आ रही है। जैसे उनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव हुई, मतलब उनको कन्विक्ट कर दिया गया कोर्ट ने, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्टली क्या कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब अगर उस टाइम पर उन्होंने ये वाला जो लॉ था इसको पास कर दिया जाता तो उनको 3 मंथ का टाइम मिल जाता। तो पहले ये था कि 3 मंथ का टाइम दिया जाता था, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने से पहले, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। सो विद इन द पीरियड क्या बोला है, जो कन्विक्टेड एमपी है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी फाइल या फिर जो अपना अपील है वो कर सकते हैं अगेंस्ट द सेंटेंस बिफोर द हाई कोर्ट, की जो भी उनको सजा मिली है उसके अगेंस्ट वो पहले केस कर सकते थे, ठीक है, उनको 3 मंथ का टाइम दिया जाता था। लेकिन अब ये कोई टाइम पीरियड खत्म कर दिया गया है। अब देखो राहुल गांधी ने इसके अगेंस्ट में क्या बोला है। देखो ये जो न्यूज थी ये कब आई थी, ये जो सूरत हाई कोर्ट है इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो लोकसभा सेक्रेटरीट है उन्होंने क्या किया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है राहुल गांधी को, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वानियाड जिसका नाम है, ठीक है, केरला में ये जगह पड़ती है, वहां पे उनकी जो सीट है उसको वेकेंट कर दिया है। और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन होगा वो अनाउंस करेगा, एक स्पेशल इलेक्शन किया जाएगा, और जो उनको अपना बंगलो मिला था, मतलब जो एमपी उनको बंगला वगैरह मिलता है रहने के लिए, वो भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है सेंट्रल दिल्ली में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बट इसके अगेंस्ट राहुल गांधी ने क्या बोला, चैलेंज किया है। ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसको राहुल गांधी ने चैलेंज किया है। उन्होंने क्या बोला है कि बस अकेले प्रेसिडेंट है उनके पास ये राइट है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसको, एमपीज को, और वो भी कब कर सकते हैं, जब वो कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ या मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के साथ। जब तक वो या इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे, तो अकेला प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये बोला है राहुल गांधी ने। अब हम देखते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन से बेसिस पे की जा सकती है। देखो पहला जो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस है वो है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से बोला हुआ है कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग, वो डिस्क्वालीफाई की जो करने की बात है वो किस अकॉर्डिंग करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर किसी के ऊपर लग जाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं दल बदल विधेयक, अगर ये लग जाए किसी के ऊपर तो वहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो 3 तरह के तरीके हैं, 3 तरह के तरीकों से किसी भी सदस्य को अपनी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से आपके, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग, और तीसरा कौन सा है, जो डिफेक्शन लॉ लगता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कहां पे क्या क्या बोला हुआ है। देखो अगर पहले बात करें कि डिफेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, मतलब अगर सरकार ने किसी जगह पे निवेश किया हुआ है, अगर वहां पे वो बंदा, पर्टिकुलर बंदा, उसने भी, उसको पता है कि यहाँ पे निवेश होने वाला है, तो वो भी अगर वहां की कुछ ना कुछ अपना अधिकार वहां पे कोई ना कोई अपनी पार्टनरशिप कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो वहां पे अगर उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है, उसने कोई ना कोई पार्ट लिया हुआ है, तो वहां पे उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। दूसरा, अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, मतलब अगर उसका जो मानसिक संतुलन वो ही हिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्वालिफिकेशन, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखो सेकंड जो है, जो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट ने भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रूल लिखे हुए हैं, जो किसके अंदर है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अकॉर्डिंग किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है, इसको देखते हैं। देखो अगर उसको गिल्टी फाइंड किया गया है, ठीक है, या उसने कोई इलेक्शन ऑफेंस किया है, या ऐसे उसने कुछ करप्शन कर ली है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या किसी पर्सन को कन्विक्ट कर लिया गया है, यहां पर इस जो रूल है इसके अकॉर्डिंग ही तो राहुल गांधी को सजा मिली है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। देखो अगर उनको कन्विक्ट कर लिया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है, जो रहेगा मिनिमम फॉर 2 and more years, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट अपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत
डिस्क्वालीफाई मतलब किसी को अगर किसी के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब, लॉ का मतलब क्या है कि किसी घटना को होने से पहले ही हमने उस बंदे को क्या कर लिया, एक जगह पे बंद कर दिया ताकि वो घटना ना हो पाए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग किसी बंदे को रखा जाता है तब उसकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं कि अगर उसके पास एटलीस्ट 25% शेयर है, ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेशन में, जिसको क्या बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जहां पे सरकार ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पे सरकार की क्या है, ठीक है, जिसका गवर्नमेंट का शेयर जहां पे 25% का होगा, तो वहां पे अगर कोई एमपी, ठीक है, या कोई हमारा जो मेंबर है पार्लियामेंट के, ये इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर इनका भी कोई ना कोई हाथ है, तो वहां से भी इनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो ये मुद्दे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, अब जो क्वेश्चन रहेगा कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, वो किसका डिसीजन रहेगा, फाइनल डिसीजन इसमें किसका रहेगा, वो प्रेसिडेंट का रहेगा। किसका रहेगा, हमारे प्रेसिडेंट का रहेगा फाइनल डिसीजन इन सभी चीजों के ऊपर। जो फाइनल अथॉरिटी होगी डिस्क्वालीफाई करने की, वो किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल डिसीजन रहेगा, फाइनल अथॉरिटी रहेगी डिस्क्वालीफाई करने की, वो किसके पास रहेगी, तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका डिसीजन क्या रहेगा, इसके ऊपर फाइनल रहेगा। ठीक है, हालांकि उनको यहां पे भी किसका ओपिनियन लेना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन का, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी ने बोला है। ठीक है, उन्होंने भी ये बोला कि प्रेसिडेंट का डिसीजन इसके ऊपर फाइनल होता है। ठीक है, जबकि इनको कन्विक्ट किसने किया है, हाई कोर्ट ने इनको सजा सुना दी गई है। सो आगे देखते हैं कि जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होता है, डिफेक्शन के अकॉर्डिंग भी, जैसे जिसको बोलते हैं दल बदल विधेयक अधिनियम। ठीक है, आया राम गया राम की आपने कहानी सुनी होगी। ठीक है, हरियाणा के दो भाई थे जो क्या करते थे, उन्हें क्या किया था, दिन में 2-3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है सदस्यता से। तो इनके देखो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कहां पे बताया हुआ है कि जो डिफेक्शन है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कौन से आपके शेड्यूल में है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। सो जो हमारा 10th शेड्यूल है, जो हमारा 10th शेड्यूल है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रति। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किन किन के ऊपर लगता है। पहला क्या है कि अगर कोई बंदा वॉलंटरी अपनी जो मेंबरशिप है उसको त्याग देता है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जहां पे उसने टिकट ली है या जहां पे उसको इलेक्ट किया गया है, तो पहला तो वहां से वो उसके ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा कि उसने क्या कर दिया, वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप त्याग दी पॉलिटिकल पार्टी की जहां से उसको टिकट मिली थी। दूसरा क्या है, अगर वो वोट करने से मना कर देता है, ठीक है, ठीक है, अगर वो वोट करता है या फिर जो हाउस ने बोला हुआ है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ये वोट करनी है, वो उनके अगेंस्ट वोट कर देता है, ठीक है, तो वहां पे जब उनकी डायरेक्शन नहीं मानता, एक होता है विप, जो विप की अगर जो विप ने बोला है डिसीजन कि हमें हाँ या ना में आंसर देना है, तो वो अगर वो उसका उल्टा आंसर देता है कोई भी मेंबर, तो वहां पर भी जो उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है और खड़ा तो वो जो चुनाव लड़ा था वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, मतलब किसी पार्टी से उसने चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड जो मेंबर है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तब भी क्या होगी, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो उसके ऊपर कौन सा लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। आगे देखते हैं कि अगर कोई नॉमिनेट मेंबर है, ठीक है, नॉमिनेशन भी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, कुछ मेंबर्स भेजते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भेजते हैं, तो अगर कोई नॉमिनेट मेंबर है वो ज्वाइन कर लेता कोई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ से पहले ज्वाइन कर लेता है तब तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। बट अगर 6 मंथ पूरे होने के बाद कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसकी सदस्यता पार्लियामेंट में रद्द हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है कि डिस्क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होती है 10th शेड्यूल में, वो डिसाइड कौन करता है, चेयरमैन करते हैं इन केस ऑफ राज्यसभा और जो स्पीकर करते हैं इन केस ऑफ लोकसभा। जबकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन करने का फाइनल डिसीजन है वो कौन लेते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो लेते हैं। जबकि यहां पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो 10th शेड्यूल में बोला गया है वहां पे जो डिसीजन लेते हैं वो चेयरमैन लेते हैं राज्यसभा में और स्पीकर लेते हैं लोकसभा में, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई डिसीजन नहीं लिया था, उनका यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब 1992 में देखो क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये रूल किया था कि ये जो भी चेयरमैन और स्पीकर होंगे, अगर किसी भी पर्सन को निकालते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत
तो वो सारे कहां पे आ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है उनको कि इन्होंने अपने जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसी बंदे को इन जो पर्टिकुलर हमें लॉ दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उनके अलावा कुछ ऐसे लॉज के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई किया गया जो मेंशन नहीं है, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशरी वहां पे आके हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के बारे में, डिफेमेशन के बारे में, मानहानि आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 499 में इसके बारे में बोला हुआ है। तो इंडियन पिनल कोड के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 10th शेड्यूल के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए या कौन कौन से बेसिस होते हैं जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है। तो ये जो मुद्दा है बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर अभी भी हमारा कोई पर्सन कोर्स को बाय करना चाहता है तो हमारे जो निम्बस करियर ऐप है, आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐप का, वहां पे जाके सेशन लगाइए और सुनिश्चित करिए कि आपको सेशन लेना है कि नहीं लेना है। देखो यार, ये जो फीस है ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट इससे आपका करियर बन सकता है। तो जो सोचता है कि मैंने अपने करियर को एकदम टारगेटेड है, मेरा डिसीजन, मेरा गोल फिक्स है, तो वो इस कोर्स को बाय जरूर करे, उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। एट द एंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस तरह की बढ़िया से बढ़िया वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते रहेंगे इस तरह की बढ़िया वीडियो के साथ, मिलते तब तक अगली वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।